नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विवाद जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। हाल में अमेजॉन की ओर से आए बयान के बाद ये विवाद और गहराता नजर आ रहा है। जेफ बेजोस की अगुवाई वाली अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल के 835 स्टोर्स को रिलायंस ग्रुप को ट्रांसफर करने के मामले में एफआरएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अमेजॉन के मुताबिक एफआरएल ने अपने किसी भी स्टोर का कामकाज बंद किए बिना ही उसे रिलायंस के हाथों में सौंप दिया है। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप को अक्टूबर 2020 में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में घसीटने के बाद दोनों ही पक्ष लंबे समय से कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए का बिक्री समझौता कर साल 2019 में उसके साथ हो चुके निवेश समझौते का उल्लंघन किया है। साथ ही दूसरी खबर में फ्यूचर ग्रुप की 4 कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे जारी होने में देरी हो सकती है। 23 मई को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंडिया इन्फोलाइन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2014 में अपने ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग के आरोप के चलते आईएफएल सिक्योरिटीज पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल सेबी ने कंपनी के खातों के कई बार ऑडिट किए हैं। इन ऑडिट्स में सेबी ने पाया कि 1993 में सर्कुलर के माध्यम से दिए गए निर्देश के बावजूद कंपनी ने अपने ग्राहकों की रकम को खुद की रकम से अलग नहीं किया और ग्राहकों को वापस भी नहीं किया था। आईएफएल को 45 दिन के अंदर ये रकम देनी होगी। 23 मई को आईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एलआईसी के मालिकाना अधिकार वाले आईडीबीआई बैंक ने इंश्योरेंस कारोबार से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। दरअसल आईडीबीआई बैंक ने अपने इंश्योरेंस के जॉइंट वेंचर एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एएफएलआई में अपनी बाकी बची 25% हिस्सेदारी बेचने के लिए एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी के साथ शेयर खरीद समझौता किया है। आईडीबीआई बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को 20 करोड़ शेयर 580 करोड़ रुपए में बेचने के लिए करार किया है। ये सौदा वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। सौदे के बाद एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी का जेवी में 74% हिस्सा हो जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2020 में एजिस ने इस जेवी में हिस्सा 26% से बढ़ाकर 49% किया था। 23 मई को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, ई कॉमर्स की 2 दिग्गज कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट डायग्नोस्टिक्स चेन चलाने वाली कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड ने $30 करोड़ जुटाने के लिए छोटी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। हिस्सा बिक्री के लिए कंपनी की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक निवेशकों और अन्य खरीदारों से बातचीत चल रही है। इस डील में प्राइमरी शेयरों के अलावा कंपनी के एमडी समेत मौजूदा निवेशक भी अपने शेयर बेचेंगे। आपको बता दें कि मेट्रोपोलिस भारत और अफ्रीका में 3000 से ज्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ साथ पैथोलॉजी लैब्स चलाती है। 23 मई को खबर आने के बाद मेट्रोपोलिस के शेयर में 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। पांचवी खबर, फिनटेक फर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के बोर्ड ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यानी पीजीआईएल में हिस्सेदारी बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दे दी है। बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कारोबार के नए लाइसेंस की अर्जी देने वाली है। फिलहाल पीजीआईएल में 197 कम्युनिकेशंस की 49% हिस्सेदारी है और बाकी 51% हिस्सेदारी कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली वीएसएस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यानी वीएचपीएल के पास है। अगले 10 साल में पीजीआईएल में 197 कम्युनिकेशन 950 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। निवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पीजीआईएल में 197 का हिस्सा बढ़कर 74% हो जाएगा, जबकि वीएचपीएल की हिस्सेदारी घटकर 26% रह जाएगी। इसके अलावा दूसरी खबर में पेटीएम को उसकी सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए बैन का मुद्दा बैंकिंग रेगुलेटर की मंजूरी के बाद अगले 3 से 5 महीने में सुलझने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर बैन लगाया हुआ है। तीसरी खबर में कंपनी के बोर्ड ने विजय शेखर शर्मा को अगले 5 साल के लिए फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया है। 23 मई को पेटीएम का शेयर करीब 7.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, स्वैन एनर्जी लिमिटेड यानी एसईएल ने पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी वेरिटास इंडिया में प्रमोटर्स का 55% हिस्सा खरीद लिया है। एसईएल और वेरिटास इंडिया के प्रमोटर्स के बीच 172 करोड़ रुपए में यह सौदा पूरा हुआ है। इसके अलावा सेबी के नियमों के मुताबिक एसईएल वेरिटास इंडिया के पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए 126 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लॉन्च करेगी। इस ओपन ऑफर पर कुल 87
करोड़ रुपए के आसपास की रकम खर्च होगी, यानी कि डील की कुल वैल्यू 260 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। 23 मई को स्मैन एनर्जी का शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर बंद हुआ था। 7वीं खबर, एफएमसीजी कंपनी और पैराशूट ऑयल बनाने वाली कंपनी मैरिको ने स्नैक्स से जुड़े ब्रांड ट्रू एलिमेंट्स के मालिकाना अधिकार वाली एचएम वेलनेस में 54% हिस्सा खरीद लिया है। इस डील की वैल्यू यानी रकम को साझा नहीं किया गया है। इस डील से मैरिको की हेल्दी फूड सेगमेंट में मौजूदगी में विस्तार होगा। ट्रू एलिमेंट्स ओट्स, मुएस्ली जैसे वेस्टर्न ब्रेकफास्ट के अलावा पोहा और डोसा इत्यादि जैसे इंडियन ब्रेकफास्ट आइटम्स भी बेचती है। 24 मई को खबर आने के बाद मैरिको का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 8वीं खबर, इनरवेयर बनाने वाली कंपनी रूपा एंड कंपनी के बोर्ड ने कंपनी के सीईओ दिनेश कुमार लोधा और सीएफओ रमेश अग्रवाल के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। कंपनी के दोनों अधिकारी 31 मई 2022 से अपना पदभार छोड़ देंगे। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ ये घोषणा की थी, जिससे बाजार में कई निवेशक आश्चर्यचकित रह गए थे। कंपनी का कंसोम मुनाफा 25% से ज्यादा घटकर 50 करोड़ रुपए के नीचे फिसल गया। पर 24 मई को दोनों अधिकारियों के इस्तीफे की खबर से रूपा एंड कंपनी का शेयर करीब 16.5% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, टेलीकॉम सेक्टर की निजी कंपनियां दिवाली से पहले टेलीकॉम टैरिफ में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां अपनी प्रति यूजर औसत आय यानी आरपू को बढ़ाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इससे पहले कंपनियों ने नवंबर-दिसंबर 2021 में कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसके बावजूद मार्च तिमाही में कंपनियों के एक्टिव यूजर्स कम नहीं हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक तीनों निजी कंपनियों के वित्त वर्ष 2023 के करीब 4 करोड़ नए ग्राहक जोड़ने का अनुमान है। कीमतों में बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनियों के आरपू में औसत 10% की वृद्धि होगी। 24 मई को खबर आने के बाद भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुए थे। 10वीं खबर, स्पाइसजेट ने स्विट्जरलैंड की वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के साथ अपने लंबे विवाद को सुलझाने के लिए फाइनल सेटलमेंट दाखिल किया है। 23 मई को तय हुई समझौता एवं सहमति शर्तों को अंतिम आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास दाखिल किया गया है। स्पाइसजेट ने बताया कि सेटलमेंट के तहत एक निश्चित राशि का भुगतान पहले किया जाएगा और बाकी रकम तय समय सीमा में दी जाएगी। एयरलाइन ने कहा कि मामले में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के तहत $50 लाख की बैंक गारंटी पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है। 25 मई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी ग्रासिम ने पेंट सेक्टर में धमाकेदार एंट्री की योजना बनाई है। कंपनी की अगले 3 साल में पेंट बिजनेस में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। प्लान के तहत ग्रासिम की मार्केट लीडर एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू जैसे नए प्लेयर्स को टक्कर देने की योजना है। मार्च 2024 से प्रोडक्ट लॉन्च करने की मंशा के चलते कंपनी ने पेंट बिजनेस में निवेश राशि को 2 गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी की 133 करोड़ लीटर की सालाना क्षमता जोड़ने की योजना है। 25 मई को एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के शेयर करीब 7 से 8% गिरकर बंद हुए थे। 12वीं खबर, इसी ग्रुप से ही जुड़ी एक और फैशन कारोबार से जुड़ी कंपनी एबी फैशन के बोर्ड ने सिंगापुर की प्राइवेट इक्विटी फर्म जीआईसी को शेयर और वारंट जारी कर 2195 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये सौदा 1 से ज्यादा चरणों में होगा। पहले चरण में प्रेफरेंशियल शेयर और वारंट के जरिए जीआईसी 770 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 18 महीने के बाद एक या ज्यादा चरणों में वारंट्स के जरिए 1425 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। निवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीआईसी की कंपनी में 7.5% और आदित्य बिरला ग्रुप की करीब 52% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। 25 मई को एबी फैशन का शेयर करीब 4% गिरकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस लॉजिस्टिक्स और कार्गो के नए बिजनेस में उतरने वाली है। इसके लिए इंटरग्लोब ने अटलांटा स्थित लॉजिस्टिक्स स्पेस की दिग्गज कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस यानी यूपीएस के साथ बराबर हिस्सेदारी का जॉइंट वेंचर बनाया है। जानकारों के मुताबिक यूपीएस इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक लोकल पार्टनर की तलाश कर रही थी। यूपीएस ने साल 2021 में एक कंपनी आयरिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू की थी, जिसमें इंटरग्लोब ने पिछले साल 50% की हिस्सेदारी ली थी। जानकारों के मुताबिक इंटरग्लोब और यूपीएस के करार से इंडिगो के कार्गो बिजनेस को काफी ज्यादा फायदा होगा। 25 मई को इंडिगो का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 14वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप ने अपने बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी योजनाओं को लेकर एक बार फिर से विचार किया है और ऐसा समझा जा रहा है कि समूह ने इस योजना पर आगे नहीं बढ़ने का मन बना लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक वर्किंग कमेटी ने नवंबर 2020 में कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। इसके बाद टाटा समूह ने अपनी वित्तीय इकाई टाटा कैपिटल के जरिए बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश करने पर विचार किया था। जानकारों के मुताबिक बैंकिंग लाइसेंस से संबंधित पाबंदियां एवं नियमों के चलते समूह के लिए कामकाजी दिक्कतें पैदा हो गई थी। इसके अलावा समूह के तहत एक बैंक होने के फायदे के मुकाबले बैंक शुरू करने की लागत काफी ज्यादा आएगी। 15वीं खबर,
एफएमसीजी कंपनी डाबर को कंट्रोल करने वाली बर्मन फैमिली ने एवरेडी इंडस्ट्रीज के पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की है। इस ओपन ऑफर पर करीब 605 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 320 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह ओपन ऑफर 3 जून को खुलकर 16 जून को बंद होगा। 2020 के बाद से निजी निवेश के तौर पर बर्मन ग्रुप खुले बाजार से एवरेडी इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदता रहा है और फिलहाल उनकी इस कंपनी में करीब 23.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। 25 मई को एवरेडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 1/4% से कम गिरावट के साथ बंद हुआ था। 16वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान जिंक में सरकार को अपनी बाकी बची हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इस कंपनी में सरकार की करीब 29.5% हिस्सेदारी है और बाकी करीब 65% हिस्सेदारी अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप के पास है। हालांकि इस फैसले को लेकर कैबिनेट या सीसीए ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, पर मौजूदा भाव पर सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने से करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 25 मई को खबर आने के बाद कमजोर बाजार में भी हिंदुस्तान जिंक का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। अगली खबर, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की ओर से अमेरिकी रिटेलर के साथ समझौता खत्म करने के 2 दिन बाद ही आरआईएल ने भारत में 7-Eleven सुविधा स्टोर खोलने के लिए एक सौदा किया है। इसके पीछे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान करने में असमर्थता का हवाला दिया है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में शनिवार को पहला 7-Eleven स्टोर खुलेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कमर्शियल सेक्टर में स्टोर का तेजी से रोल आउट शुरू होगा। 7-Eleven के साथ करार से भारत के $850 बिलियन के रिटेल बाजार में सबसे बड़े ऑफलाइन रिटेलर के रूप में रिलायंस रिटेल की स्थिति और मजबूत होगी। आरआईएल का शेयर बीते 5 दिन में करीब 2.5% के आसपास चढ़ चुका है। 18वीं खबर, सरकार ने घरेलू उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए 1 जून से चीनी के एक्सपोर्ट पर सशर्त रोक लगा दी है। एक्सपोर्ट की अनुमति जारी करने की प्रक्रिया खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यानी डीएफपीडी की ओर से जारी की जाएगी, पर एक्सपोर्ट पर रोक यूरोपीय संघ और अमेरिका पर लागू नहीं होगी। सरकार ने शुगर सीजन 2021-22 यानी अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के लिए 100 लाख मीट्रिक टन के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक चीनी एक्सपोर्ट की मंजूरी चीनी निदेशालय, डीएफपीडी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अनुमति के बाद ही दी जाएगी। खबर आने के बाद 24 और 25 मई को चीनी उत्पाद से जुड़े शेयरों की जमकर पिटाई देखने को मिली थी। 19वीं खबर, फार्मा कंपनी लुपिन अपने अमेरिका के कारोबार में एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया में है। इस प्लान में पोर्टफोलियो में बदलाव से लेकर खर्चों में कमी तक पर विचार जारी है। अमेरिकी बाजार में बिक्री बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही कंपनी कम मार्जिन वाले जेनरिक प्रोडक्ट से बाहर निकलने का प्लान बना रही है। यही नहीं, कैश की खपत को रोकने के लिए कंपनी की एनसीई एसेट्स को बेचने की भी योजना है। कंपनी के सीईओ विनीत गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी न्यू जर्सी में अपने कुछ प्रोडक्ट्स को पहले ही बंद कर चुकी है और 15-20 उत्पादों से निकलने पर काम जारी है। 25 मई को लुपिन का शेयर करीब 2.25% गिरकर बंद हुआ था। 20वीं खबर, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने सऊदी अरब में टूरिज्म बढ़ाने के लिए ईज माई ट्रिप के साथ करार किया है। इसके लिए ईज माई ट्रिप के एक्सटेंसिव ट्रैवल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। करार के तहत ईज माई ट्रिप भारत में डेस्टिनेशन से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाएगी और सऊदी अरेबिया के लिए कुछ स्पेशल टूरिस्ट पैकेजेस भी शुरू करेगी। इसके अलावा सऊदी अरब के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को शोकेस करने के लिए ईज माई ट्रिप कई ऑनलाइन और ऑफलाइन इनिशिएटिव्स भी लेगी। 23 मई को ईज माई ट्रिप का शेयर करीब 5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। अब फोकस करते हैं स्टार्टअप जगत पर। स्टार्टअप अपडेट में पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। शेयर बाजार में गिरावट और सेंटीमेंट खराब होने का असर भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। निवेशकों के कंजर्वेटिव होने से स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन और फंडिंग साइज दोनों में कमी देखने को मिल रही है। ट्रैक्शन के मुताबिक 2022 की दूसरी तिमाही में अब तक भारतीय स्टार्टअप्स ने वेंचर कैपिटल फंडिंग के जरिए $3.6 अरब की रकम जुटाई है, जो कि पहली तिमाही के $9.7 अरब का केवल 1/3 हिस्सा ही है। वहीं 2021 की चौथी तिमाही के $14.2 अरब के मुकाबले तो ये करीब 75% कम है। कई वेंचर कैपिटल फर्में निवेश तो कर रही हैं, क्योंकि पिछले साल इन फर्मों ने भारी मात्रा में पूंजी जुटाई है, पर ज्यादातर निवेश नई कंपनियों के बजाय मौजूदा पोर्टफोलियो में ही हो रहा है, और वो भी वैल्यूएशन में मोल तोल के साथ। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल में करीब 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने अब अपने बाकी बचे कर्मचारियों को ज्यादा बेनिफिट्स देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी ईसॉप्स की मासिक खरीद की घोषणा की है। इससे पहले ये ईसॉप सालाना आधार पर कर्मचारियों से वापस खरीदे जाते थे। क्लिफ पीरियड यानी 1 साल की मियाद पूरी करने के बाद कर्मचारी अपने 25% ईसॉप्स को बेच सकेंगे और उसके बाद अगले 3 साल में हर महीने बेचे जा सकेंगे, पर यह केवल 15 अप्रैल 2022 के बाद दिए गए ईसॉप्स पर ही लागू होगा। तीसरी खबर,
हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल टेक फर्म ओयो ने अपना आईपीओ की योजना को सितंबर 2022 यानी साल के दूसरे हिस्से तक के लिए टाल दिया है। दरअसल बाजार में मौजूदा उठापटक और वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद में कंपनी ने अपनी इस योजना को टाला है। सेबी के पास दाखिल अर्जी के मुताबिक ओयो को वित्त वर्ष 2021 में 1747 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यही कंपनी ने पहले के मुकाबले वैल्यूएशन के लक्ष्य को भी कम कर दिया है। अक्टूबर 2021 में आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल करने के समय के 11 अरब डॉलर के लक्ष्य के मुकाबले अब कंपनी 7 से 8 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के लिए भी तैयार हो सकती है। डीआरएचपी के मुताबिक कंपनी की आईपीओ से 8,430 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 7,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा। चौथी खबर, भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली के समर्थन वाली डिजिट इंश्योरेंस आईपीओ के जरिए 50 करोड़ डॉलर या करीब 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कनाडा के अरबपति प्रेम वत्सा के फेयरफैक्स ग्रुप की इस कंपनी की 4.5 से 5 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल करने की मंशा है। इस कंपनी में निवेश होने के साथ साथ विराट कोहली इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपको बता दें कि डिजिट के कार, बाइक, हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़े 2 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। पांचवी खबर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C फूड एसेंशियल ब्रांड कंट्री डिलाइट ने सीरीज डी फंडिंग राउंड के जरिए 10.8 करोड़ डॉलर की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व वेंचुरी पार्टनर्स और टेमेसेक जैसे मौजूदा निवेशकों ने किया। इस राउंड में SWC ग्लोबल और ट्राइफेक्टा कैपिटल ने नई पूंजी का निवेश भी किया। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर 61.5 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। नवंबर 2021 में सीरीज सी फंडिंग राउंड में कंपनी ने 2.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई थी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर गोल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी गोल्ड SIP लॉन्च की है। इससे यूजर्स को हाईएस्ट प्योरिटी वाले 24 कैरेट गोल्ड में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने में मदद मिलेगी। ये सोना फोन पे के पार्टनर्स MMTC, PAMP और सेफ गोल्ड की ओर से मेंटेन किए जाने वाले बैंक ग्रेड लोकस में इकट्ठा होगा। यूजर्स किसी भी समय अपने सोने की होल्डिंग बेच सकते हैं और अपने बैंक खाते में सीधे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, यूजर्स अपनी होल्डिंग को सोने के सिक्कों और बार के रूप में भी रिडीम कर सकते हैं और डिलीवरी अपने घर पर ले सकते हैं। सातवीं खबर, किराना स्टोर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1K किराना ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 2.5 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। इस राउंड के बाद कंपनी के वैल्यूएशन 11.5 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व अल्फा वेव वेंचर्स, इन्फोएज वेंचर्स और KE कैपिटल ने किया। रकम का इस्तेमाल वेयरहाउस क्षमता को मौजूदा 2 लाख स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 6 लाख स्क्वायर फीट करने पर होगा। आने वाले महीनों में 1K किराना 2.5 से 3 करोड़ डॉलर की रकम ऊंचे वैल्यूएशन पर जुटा सकती है। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कॉमर्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फायरवर्क ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 15 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 ने किया। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीम में नए कर्मचारियों को जोड़ने और कारोबार के विस्तार पर करेगी। नौवीं खबर, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सोशियोग्राफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी SSPL में 12.09% हिस्सेदारी 2 करोड़ रुपए में खरीद ली है। इस खरीद से मारुति को अपने ग्राहकों को वेब, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर कस्टमाइज सेल्स एक्सपीरियंस के जरिए अपनी ऑफरिंग्स को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु का ये प्लेटफॉर्म ब्रांड्स को एंटरप्राइजेस के लिए इंटरैक्टिव और इमर्सिव सेल्स एक्सपीरियंस बनाने में मदद करता है। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म M-Fine में सब कुछ फाइन तरीके से नहीं चल रहा है। कंपनी ने अपने 500 से अधिक यानी 50% से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाले गए कर्मचारियों में ज़्यादातर लोग ऑपरेशंस, प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीम से है। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने 3 फंडिंग राउंड्स में करीब 7.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। बाजार के बिगड़ते हालातों के चलते इससे पहले भी वेदांतु, बायजूस की कंपनी व्हाइट हैट जूनियर, अनअकैडमी, Cars24, लीडो लर्निंग जैसे स्टार्टअप्स भी अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं।
उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे और कंपनी नामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।